नमस्कार, मैं जया सिंह, सहायक अध्यापिका केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके विषय में पढ़ेंगे। आपने पिछले अध्याय विकास में विकास किसे कहते हैं ये पढ़ा था। इसके अलावा विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण विकसित, अविकसित और विकासशील देशों के रूप में किया गया था, ये जाना था। फिर आपने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के विषय में समझा था। बच्चों, इस लेसन में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के विषय में जानेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए या उसे समझने के लिए उसको कई क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, ताकि आसानी से हमारे देश का या किसी भी देश का अर्थतंत्र जो है सुचारू रूप से चल सके। जैसे ही हम ये अध्याय शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां क्या है? बच्चों, आप अपने आसपास देखते होंगे कि सभी लोग अपने जीने के लिए कुछ न कुछ उद्योग धंधे या काम करते ही रहते हैं। वो सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां ही हैं। जैसे आपने देखा होगा खेतों में किसान जो है अन्न पैदा करते हैं, फिर उसको बाजारों में ले जाकर बेचते हैं और हम उसको खरीदते हैं। इस तरह से ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं और ये सारी गतिविधियां जो हैं आर्थिक रूप से हैं। तो एक सरल शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगी कि आर्थिक गतिविधियां कहते किसे हैं? ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए आय प्राप्त करता है, उसे हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं। यानी अपनी जीविका चलाने के लिए जो वो पैसा कमाता है वो आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे उत्पादन कार्य मैंने आपको किसानों के विषय में बताया। सेवा कार्य, इसमें जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, सभी किसी न किसी रूप से समाज की सेवा भी कर रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए संसाधन भी या पैसे भी जुटा रहे हैं। बच्चों, इन आर्थिक गतिविधियों को एक सुचारू रूप से समझने के लिए इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे देखिए, 3 तरीके से इनका वर्गीकरण है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्र, और तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इन तीनों वर्गीकरण के माध्यम से हम आर्थिक गतिविधियों को समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र देखिए, इसमें वे सभी क्रियाएं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे देखिए, इसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि आते हैं। खेती बाड़ी का काम जो होता है, जो फसल पैदा होती है, और इसके अलावा पशुपालन, ये भी प्राकृतिक है। डेयरी जो दूध उत्पादन वाला काम होता है, और मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं और ये आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र, ठीक इसके विपरीत, यानी इसमें देखिए प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके वस्तु बनाए जाते हैं या वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे देखिए, वस्त्र उद्योग के लिए कपास के रेशों की आवश्यकता होती है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसको बनाने के लिए कपास के रेशों की आवश्यकता होती है। और दूसरा है आपका चीनी बनाने के लिए या गुड़ बनाने के लिए हमें किस पर निर्भर रहना है? गन्ने पर। इसके अलावा जो भवन निर्माण है उनके लिए हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, और ईंटें किससे बनती हैं? मिट्टी से। इस तरह से द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया गया है जो एक पूर्ण उत्पाद को बनाती हैं और उसको निर्मित करती हैं। इसीलिए इन्हें हम विनिर्माण प्रणाली यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब हम तृतीय क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली गतिविधियां, यानी कि जो भी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में जो भी उत्पादन होता है उनको ये बढ़ाने में सहयोग करती है। जैसे देखिए, ये स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। कैसे? जैसे आप देख लीजिए कि
प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जैसे आपका वस्त्र उद्योग ही देख लीजिए, जैसे कपड़े बनाए जाते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, और परिवहन के माध्यम से परिवहन के जितने भी साधन है, जैसे ट्रक हो गए और भी साधन हो गए, उनका प्रयोग करके सामान को पहुंचाया जाता है। इसके अलावा उनका भंडारण कैसे, उसका स्टोरेज होगा, संचार, सामान पहुंचा, सुरक्षित पहुंचा कि नहीं, इसके लिए संचार सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर बैंकिंग है, जो भी उससे आय प्राप्त होती है उसको हम बैंक में रखते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हैं और शिक्षा और बीमा आदि हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या कुछ ऐसे आवश्यक सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे देखिए, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर उद्योग, इंटरनेट, एटीएम आदि। ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जो हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत उनका काउंट इनको किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है 3 क्षेत्रकों की तुलना। जो हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र जाने थे, हम इसमें पढ़ेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर किस आधार से या किस रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कच्चे माल का उत्पादन होता है जो नेचुरल ढंग से हमें मिलता है। और द्वितीय क्षेत्र क्या थे, उन कच्चे मालों का प्रयोग वो वस्तुओं को बनाने में करता था। लेकिन जब द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण हो गया तो तृतीय क्षेत्र का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि वो उन वस्तुओं को बाजारों तक पहुंचाता था। इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बताना चाहूंगी। जैसे देख लीजिए, कपास के पौधे हैं, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, और कपास उद्योग द्वितीय क्षेत्र। तो क्या होता है, कपास के पौधों को कपास उद्योग में भेजा जाता है और वहां से उन रेशों से वस्त्रों का निर्माण होता है। जब ये वस्त्र बन जाते हैं तो परिवहन के साधनों द्वारा, परिवहन के साधन जैसे आपके ट्रक हो गए, ट्रेन हो गई, जिनके माध्यम से सामान पहुंचाया जाता है, ये परिवहन के साधन तृतीय क्षेत्र हो गए, इनके द्वारा बाजारों में पहुंचाया जाता है। ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित है। और बच्चों, अगर ये तीनों आपस में नहीं जुड़े रहेंगे तो अगर ये इसमें से एक भी क्षेत्र अनुपस्थित रहता है तो उसका पूरा व्यापक असर इन दोनों के ऊपर दिखाई देगा। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों के बीच आपस में कैसे एक दूसरे पर आधारित है। अब अगर इन क्षेत्रों की हम तुलना करें तो हम ये समझेंगे कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका आकलन किया जाता है या उनको जोड़ा घटाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतिम सामान और सेवाएं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कील फैक्ट्री होती है जहां पर कील का उत्पादन होता है, तो क्या हम उतने किलो को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। उसके लिए अर्थशास्त्रियों ने कुछ अपना मत प्रतिपादित किया है। उसके बारे में देखिए क्या क्या है उन्होंने कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के बजाय उनके मूल्यों का उपयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको दूंगी कि लगभग 5000 नारियल है और एक नारियल 10 रुपए का मिलता है, और जब इसका हम मूल्य निकालेंगे तो लगभग 50,000 रुपए हमारा नारियल का मूल्य निकलेगा, 5000 नारियल का। तो हम यहाँ पर 5000 को काउंट नहीं करेंगे, मतलब नारियल की संख्या काउंट नहीं होगी। अगर कोई चीज अंडरलाइन होगी या काउंट होगी तो जो नारियल का मूल्य है। बात समझ में आ गई होगी आपको? यानी कि वास्तविक संख्या का योग करने के बजाय उनके मूल्यों का उपयोग, यानी हम जो नारियल का मूल्य आया उसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें उत्पादित होती हैं जिनका हम आकलन सही नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना, और इसमें क्या होता है, दोहरी गणना की समस्या से बचाव होता है। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर भी एक उदाहरण दूंगी बिस्किट का। आप सभी बिस्किट खाते हैं और आप सभी घरों में आमतौर पर से ये खरीद के मंगाया जाता है। तो बिस्किट बनता कैसे है, इसकी भी एक प्रक्रिया है, और इसका भी आर्थिक रूप से क्या है महत्व, ये जानिए। बिस्किट उपभोग की अंतिम वस्तु है, यानी जो बिस्किट हमें खाने को मिलता है वो हमें पैकेट में मिलता है, लेकिन ये बनता कैसे है? इसके लिए क्या होता है, गेहूं का यूज किया जाता है, फिर उसको आटा बनाया जाता है, फिर उस आटे में चीनी, घी या अन्य सामग्रियों को मिलाकर बिस्किट बनाया जाता है।
तो क्या मूल्य उसका हम गेहूं और आटे को जोड़ेंगे या बिस्किट, जो अंतिम वस्तु बिस्किट है, उसके आधार पर निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करेंगे, यानी कि जो बिस्किट पैकेट में बनके तैयार होके आया, हम उसके मूल्य की गणना करेंगे, ना कि गेहूं और आटे या चीनी या घी की, क्योंकि ये सब क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र हो गए, वो माने जाएंगे, और जो उसका मूल्य आएगा वो हमारा अंतिम गणना का क्षेत्र रहेगा। बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसके फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी सामान का मूल्य निर्धारित जो होता है अंतिम रूप से वही मान्य होता है, ना कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र होते हैं उनकी संख्या को महत्व दिया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। यह एक विशेष समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, तीनों क्षेत्रों की, वो तीनों क्षेत्र वही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का मूल्य है। यानी देख लीजिए कि विशेष समय अवधि, जैसे आप किसी भी एक ले लीजिए 2018 से 2019 का ही वर्ष ले लीजिए, और इस एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और जितना उनका उपभोग हुआ है उसका आकलन आप कर सकते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे बढ़िया माध्यम है। इससे पूरा आकलन हो जाता है और जो भी गणना होती है बिल्कुल सटीक होती है। और ये करता कौन है, तो भारत में केंद्र सरकार के मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, देखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे सीएसओ कहा गया, उसके द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। जो जीडीपी देश में कुल उत्पादन को दर्शाता है, और ये जो केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो सरकारी विभाग हैं, उनके माध्यम से देश में जितने भी उत्पादन हो रहे हैं और उनके मूल्य क्या हैं, इनके संबंध में आंकड़े इकट्ठा करता है। उसके बाद जीडीपी की गणना की जाती है। बच्चों, ये ग्राफ आप देखिए, और ये भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के संबंध में है, जिसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। और ये लगभग 1973-74 से लेके 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये ब्लू लाइन है ये प्राथमिक क्षेत्र है, रेड लाइन द्वितीयक क्षेत्र और ग्रीन लाइन तृतीयक क्षेत्र। आप 1973 और 74 में देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र काफ़ी डाउन है, लेकिन 2013 और 14 में आप देख रहे हैं ये 1 लाख से ऊपर है। इसी तरह आपका द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, धीरे धीरे तृतीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती गई है और एक तरीके से इसका महत्व भी बढ़ता गया है। हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अभी तक हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विषय में और तृतीयक क्षेत्रों के विषय में जाना। अब हम जानते हैं कि कैसे कैसे इन तीनों क्षेत्रों में क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा है। इसमें देखिए, विकसित देशों का इतिहास ये दर्शाता है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही महत्वपूर्ण थे। विकास की प्रारंभिक अवस्था यानी जैसे आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, एक विकसित देश है, वहां पर भी जब अपने विकास के चरण में था वो, तो उसके इस दौर में कृषि ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र थी। भारत में भी जब तक आज़ादी नहीं थी, भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, और उस समय उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। लेकिन समय के साथ साथ कृषि के तरीकों में बदलाव आने लगे, नई नई मशीनरी के माध्यम से खेती की जाने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होने लगा, व्यापारी वर्ग को बढ़ावा मिला, क्रय विक्रय की वस्तुओं का भी संख्या बढ़ती चली गई, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे रोजगार को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन लगभग 100 वर्षों के बाद निर्माण कार्य के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी, उद्योग धंधे लगाए जाने लगे, यानी यहाँ से हमारा द्वितीयक क्षेत्र प्रभावी हो गया, प्राथमिक क्षेत्र गौड़ हो गया और द्वितीयक क्षेत्र जो है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो गया। इसमें उत्पादन व रोजगार में द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए थे। लगभग 100 वर्षों के बाद कुल उत्पादन के दौरान सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गए, यानी सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र। एक तरीके से देखा जाए तो क्रमिक रूप से एक एक क्षेत्र आगे बढ़ता गया और
अब जो समय आया इसमें सेवा क्षेत्र की प्रधानता हो गई। मैंने आपको बताया था कि तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो विभिन्न गतिविधियां होती है उनको बढ़ाने में ये सहयोग करते हैं। ये खुद उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्या आपने चार्ट में देखा, और उस चार्ट के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। जैसे देखिए, किसी भी देश में अनेक सेवाएं, जो बुनियादी सेवाएं होती हैं, जो बहुत जरूरी होती हैं, वो कौन कौन सी सेवाएं हैं? जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं हो गई, डाक एवं तार हो गए, थाना कचहरी और नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि ऐसे जो बुनियादी सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता बढ़ गई है और सरकार ने भी इनके विकास पर ज्यादा जोर दिया है। क्योंकि अगर किसी भी देश या विकासशील देश के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि लानी है तो इन सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है। दूसरा है आपका कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ। ये देखिए, कृषि एवं उद्योग यानी ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, कृषि और उद्योग क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र। तो जब कृषि एवं उद्योग के विकास हुआ तो उसके साथ ही परिवहन, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा तृतीय क्षेत्र है। परिवहन और व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का भी विकास हुआ है। प्राथमिक, द्वितीय के साथ साथ तृतीय क्षेत्र अपने आप बढ़ता चला गया। फिर तीसरा पॉइंट है आपका आय वृद्धि। जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, लोगों के जीवन की जो बेहतर गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होने लगी, पर्यटन में लोग घूमने फिरने लगे। जब हमारे पास पैसे हो गए तो हम जगह जगह आना जाना शुरू कर दिए, घूमने लगे, खरीदारी, निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, इनकी मांग बढ़ गई है। क्योंकि अब हमारे देश में या किसी भी देश जो विकासशील देश है, जहां पर भी राष्ट्रीय आय अगर एक या प्रति व्यक्ति आय संतुलित है तो धीरे धीरे लोगों की इस तरह की मांग जो है बढ़ती जाएगी। चौथा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा क्रांति आई है और आप देखते हैं कि अब मोबाइल ही ले लीजिए, सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट की जरूरत सभी को है। तो इन सारी चीजों के बढ़ने से तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये तो आपके महत्व के विषय में मैंने बताया, लेकिन कुछ जो जरूरी बातें हैं भारत के संदर्भ में वो जान लेना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भारत में इन सभी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वो समान रूप से नहीं हुआ है। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे हैं। तो तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में इन क्षेत्रों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। भारत में सेवा क्षेत्र जो है वो कई भागों में बटे हुए हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को सीमित रूप से रोजगार मिला हुआ है और जो प्रशिक्षित श्रमिक हैं या मजदूर हैं या कुशल लोग हैं उनको काम नहीं मिला। भारत में जो सेवा क्षेत्रक हैं वो समान रूप से नियोजित नहीं है। एक और तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, और दूसरा क्षेत्र वो है जिसमें लोग मजबूरी में अपने जीवन यापन के लिए जुड़े हुए हैं। जैसे देख लीजिए, परिवहन के क्षेत्र में ही और छोटी मोटी दुकान खोल के या मरम्मत का काम खोल के लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी जीविका चलानी है। बच्चों, ये चार्ट आप देख रहे हैं और ये चार्ट है सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्या है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसमें आप देखिए, ब्लू से प्राथमिक क्षेत्र, रेड से द्वितीयक क्षेत्र और ग्रीन से तृतीय क्षेत्र बने हुए हैं। ये आंकड़ा 1973-74 से लेके 2013 से लेके 14 तक का बिल्कुल नवीन आंकड़ा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 1973 में प्राथमिक क्षेत्र जो है लगभग 40% हैं और 2013-14 तक अगर इनका हम रेशियो देख रहे हैं तो इनकी संख्या 15% के आसपास है। इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र 1973-74 में 10% थे, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी हो गई? आप देख सकते हैं कि लगभग 25% के आसपास इनकी संख्या हो गई है। और तृतीय क्षेत्र जो आप 1973-74 में देख रहे हैं कि लगभग 40-50% थे, अब वो मैक्सिमम हो गए हैं। यानी तृतीय क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे या उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्या देश में जो आधे से अधिक श्रमिक हैं, आप सभी जानते हैं कि कृषि पर निर्भर हैं
और कृषि का ही काम कर रहे हैं, जिनका सकल घरेलू उत्पादन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व भी है। लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्र हैं वो भी तो सकल घरेलू उत्पाद में उनका लगभग चौथा या पांचवा हिस्सा माना गया है। ऐसा नहीं है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसी भी स्थिति है कि अगर कृषि से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, और अगर इन लोगों को हटाते भी हैं तो इन श्रमिकों के पास अल्प बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों के बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, और उनसे थोड़ी सी अलग मानी जाती है, यानी कि खुली बेरोजगारी से अलग मानी जाती है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा गया है। ये अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, प्राथमिक क्षेत्रों के अलावा। जैसे आप शहरों में भी देख सकते हैं कि हजारों लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं और अपने लिए रोजगार की तलाश करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लम्बर, पेंटर, ये लोग भी होते हैं जो अपने लिए रोजगार की तलाश में इन कार्यों को किया करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है और अपनी जीविका चलाने का साधन ढूंढना इनके लिए मजबूरी है। बच्चों, अभी आपने चार्ट में देखा और उस चार्ट के माध्यम से हमें ये पता चला कि कृषि क्षेत्र में जो है अल्प बेरोजगारी की स्थिति आ गई है। अल्प बेरोजगारी को दूर करने के लिए या रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, तभी वो संसाधन हमारे पास विकसित होंगे, क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही रोजगार नहीं है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए तकनीकी और संस्थागत उपाय। इसके अंतर्गत क्या करना है? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। कैसे बढ़ावा देंगे हम? सिंचाई की जो नई टेक्नोलॉजी है या जो हाइब्रिड बीज है और खेती की जो नए नए टेक्नोलॉजी है उनका हम पूरी तरीके से विकास करेंगे। जो कृषि योग्य भूमि है उसकी उत्पादकता को बढ़ाएंगे। बाजार, परिवहन और भंडारण की सुविधा का हम विकास करेंगे और इन्हीं सभी विकासों से तकनीकी रूप से हम अपने इस अल्प बेरोजगारी को कृषि क्षेत्र में समाप्त कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है संबद्ध कृषि को बढ़ावा। बच्चों, कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के लिए, वैरायटी लाने के लिए सिर्फ कृषि के साथ ही कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 60% लोग कृषि में कार्यरत हैं। तो कृषि के साथ साथ उन्हें इसके साथ संबद्ध कृषि यानी एलाइड एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर या संबद्ध कृषि जैसे मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया और बागवानी, सिल्क के लिए पशुपालन आदि करने के लिए संबद्ध कृषि को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है हमारा लघु उद्योगों और बैंक ऋण को बढ़ावा देना। बच्चों, अधिकांश किसान जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों, नातेदारों या व्यापारियों, साहूकारों से कर्ज वर्ज लेके अपनी कृषि करते रहते हैं। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है और हमें अगर अल्प बेरोजगारी को समाप्त करना है तो सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा देनी होगी। बैंकों के माध्यम से जो ऋण होगा वो सस्ती दरों पर प्राप्त हो, ताकि कृषि को और लोगों को भी अपने कार्य के करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। इसके अलावा ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना है और उनसे भी हम कुछ न कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। चावल और दाल मिलों की स्थापना, इसके अलावा आलू या अन्य सब्जियों के स्टोरेज के लिए शीतगृह या कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए, तो इनके माध्यम से हम अल्प बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। चौथा आपका पॉइंट है ग्रामीण संरचना में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी सेवाएं हैं उनका विकास करने की जरूरत है, जैसे बैंकिंग हो गई, परिवहन हो गए, संचार हो गए। इन सभी साधनों का विकास करके तब हम बेरोजगारी की समस्या को या ग्रामीण क्षेत्रों का क्रमिक विकास कर सकते हैं। सरकार को गांव और बाजारों के लिए एक अच्छे संयोजन की आवश्यकता है, तभी ये गांव जो है, ये ग्रामीण क्षेत्र जो है विकसित हो पाएंगे। पांचवा है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार। सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं और सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह अस्पताल, सरकारी अस्पताल खोले गए और उनके माध्यम से ग्रामीण जन समुदाय के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। पर्यटन में सुधार, जब हमारा जीवन स्तर बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, तो लोगों
कि व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो सरकार को पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। इस पर्यटन के संबंध में योजना आयोग की एक रिपोर्ट आई थी कि यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। बच्चों, इस तरह से ये 5 पॉइंट थे और इन 5 पॉइंट को अगर हम फॉलो किया जाए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर इसको फॉलो किया जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था काफी आगे बढ़ सकती है और विकसित हो सकती है। भारत में भी इन 5 तकनीकों को अपनाया गया है और इसी के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस तरह से बच्चों, आपका ये टॉपिक जिसमें आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विषय में समझा, ये आज समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, आप उन प्रश्नों को करिएगा और इसके आगे जो आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है, इनकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगी। बच्चों, ये आपके 5 प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, आर्थिक गतिविधियां किसे कहा जाता है? ये लेसन के स्टार्टिंग में ही है। इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? दूसरा है आपका, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? तीसरा है, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? चौथा, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? और 5वां है आपका, संबंध कृषि से क्या तात्पर्य है? बच्चों, इन 5 प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में क्रमवार लिख लीजिएगा और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम इसके आगे पढ़ेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। थैंक यू।